साथियों, अगर आप जून 2025 के 30 दिन का न्यूज़पेपर उठा लें, उसमें से आपको 30 टू 35 न्यूज़ इंडियन पॉलिटी की ऐसी लगेगी जो आपके एग्जाम में आने वाली है। लेकिन अगर आप किसी और एक्सटर्नल सोर्सेज की ओर जाएंगे, कोई यूट्यूब वीडियो देखेंगे, मंथली करंट अफेयर्स की कोई मैगजीन उठाएंगे, तो ये टॉपिक्स का नंबर बढ़ सकता है। अगर मैं पर्सनली पीवाईक्यूज देख रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 10-15 साल के देख रहा हूं, वहां से एक थीम देख रहा हूं कि यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ कहां से रहा है, तो मेरे पास केवल 4 पिलर्स ऐसे हैं जहां से यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ रहा है, और वही थीम्स के रिलेटेड अगर हमारे सामने न्यूज आती है तो हमें पढ़नी चाहिए। तो इस सेशन में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में दिखा दिखा के आपको यह बताऊंगा कि कैसे करंट अफेयर्स की न्यूज आपको पढ़नी है और कैसे आप मैक्सिमम फायदा उठा सकते हैं एनालिसिस से। तो जो 4 थीम्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है जून 2025 के न्यूज़पेपर से, वो है राइट्स, सिटीजनशिप, जजमेंट्स और गवर्नेंस। इन्हीं 4 राइट्स, इन्हीं 4 पिलर्स में मैंने तकरीबन 8 ऐसी न्यूज ढूंढी हुई है जो आपके लिए जून महीने से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम भारतीय भाषा अनुभाग, ये आप गवर्नेंस के साथ देखेंगे। सेंसस एंड एनपीआर सिटीजनशिप के साथ देखेंगे। एससी ऑन स्टेट बैन ऑन मूवीज या फंडामेंटल राइट्स के साथ देखेंगे। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, ये हम गवर्नेंस के साथ देखेंगे। लद्दाख ऑन कोटा एंड डोमिसाइल, ये वाला पर्टिकुलरली हम गवर्नेंस के साथ देखेंगे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जुडिशरी के साथ। पैनल टू रिव्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स गवर्नर के साथ। एससी जजमेंट और गवर्नेंस पावर जुडिशरी के साथ। तो अगर हम ये 4 पिलर्स देख रहे हैं, इन्हीं 4 पिलर से हमें 8 न्यूज पूरे जून के महीने में है जो मेरे हिसाब से एग्जाम में आ सकती है, क्योंकि प्रीवियस ईयर इन पे क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे पहली न्यूज ये देखिए कि अमित शाह ने लॉन्च किया इंडियन लैंग्वेज सेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन को फॉरेन लैंग्वेज यानी इंग्लिश के ऊपर जो हमारा जो रिलायंस है एडमिनिस्ट्रेशन में, उससे उसको हटाने के लिए अमित शाह लॉन्च भारतीय भाषा अनुभाग। अब आप बोलेंगे सर ये तो नॉर्मल एक ऐप है, एक वेबसाइट है, एक पोर्टल है, इसमें इतनी बड़ी चीज क्या है? बड़ी चीज ये है कि लैंग्वेजेस पे अगर आप देखेंगे 2015 से लेके आज तक लास्ट 10 साल में 2 क्वेश्चंस आ चुके। इसीलिए इंडियन लैंग्वेजेस के प्रति जब भी कोई चीज होती है वो पढ़नी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा मैंने क्या किया, मैंने साथियों एक न्यूज देखी द हिंदू में, वहां से मैंने डायरेक्ट देखा कि ये इंडियन लैंग्वेजेस के बारे में पूछ रहा है। जब मैं पीवाईक्यू एनालिसिस कर रहा था, मेरे को पता चला कि 2 क्वेश्चंस इंडियन लैंग्वेजेस के ऊपर आए हुए हैं, एक 2015 में, एक और एक 2024 में। तो बेसिकली ये भारतीय भाषा अनुभाग है क्या, किस सेल्फ रिलायंस की बात कर रहे हैं, किस फॉरेन लैंग्वेजेस की बात हमेशा कर रहे हैं, वो आपको बताता हूं। इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, बहुत सारी भाषाएं यहां पर बोली जाती हैं, और हर स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेजेस तकरीबन तकरीबन डिफरेंट भी है। काफी सारी ऐसी लैंग्वेजेस है जो हिंदी यूज करती है, काफी सारी तो ऐसी है जो नॉन हिंदी स्टेट्स। सेंटर हिंदी और इंग्लिश यूज करती है, लेकिन सरकार का ऐसा मानना है कि जो असली क्रिएटिविटी गवर्नेंस में दिखाई जा सकती है वो अपनी मदर टंग में दिखाई जा सकती है। लेकिन मदर टंग यानी बैरियर, क्योंकि अगर हम साउथ की स्टेट्स देखेंगे तो उनकी मदर टंग तो हिंदी है ही नहीं, तो कहीं ना कहीं वो अपने आइडियाज को क्रिएटिविटी के साथ सरकार के सामने मीटिंग्स में नहीं रख पाते। इसीलिए ये सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म बनाया गया है जहां पर एकदम से जो उनकी लोकल लैंग्वेजेस है, जो मदर टंग है, उसको कन्वर्ट किया जाएगा और हिंदी और इंग्लिश में। और यहां से सेंट्रल गवर्नमेंट जो रिप्लाई हिंदी और इंग्लिश में देगी वो ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो जाएगा उनकी मदर टंग में। इससे गवर्नेंस में कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी आएगी, इजीनेस आएगी। ओके, सो हमने ये देखा कि प्रोसेस क्या है कि डिसीजन मेकिंग को अपनी मदर टंग में करना। 2024-25 के बजट में 56 करोड़ इसके लिए एलोकेट किया गया था। कहा गया था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनेगा जहां पर वेरियस लैंग्वेजेस को हिंदी और वाइस वर्सा में कन्वर्ट किया जाएगा। अगर इंडिया में हम ऑफिशियल लैंग्वेजेस के हिसाब से देखें तो 3 कैटेगरी की स्टेट्स हैं, ए, बी और सी कैटेगरी स्टेट्स। सी कैटेगरी स्टेट्स में तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, ये सब स्टेट्स आती हैं। इनके साथ जो कॉरेस्पॉन्डेंस होता है वो इंग्लिश में होता है।
यानी इनकी मदर टंग अलग है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट इनके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस करती है वो इंग्लिश में करती है। तो जो क्रिएटिविटी की बात मैं कर रहा था वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। अगर आप देखेंगे रीजन ए में, जिसमें ये वाली स्टेट्स आती हैं जैसे बिहार, हरियाणा, हिमाचल, इनके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट हिंदी में कम्युनिकेट करती है। रीजन बी में, जिनमें गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब आती है, इनके साथ कम्युनिकेशन हिंदी और इंग्लिश में होता है। लेकिन रीजन सी अगर आप देखेंगे, जिसमें ये वाली स्टेट्स आती है तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, इनके साथ जो कम्युनिकेशन होता है वो इंग्लिश में होता है, जबकि इनकी मदर टंग कुछ और है। इसीलिए जो डिसीजन मेकिंग में काफी सारी मुश्किलें आती हैं। इसी को रिजॉल्व करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्लेटफॉर्म तैयार किया हुआ है। इसमें इंस्टेंटली विदाउट वेटिंग ट्रांसलेट होगा जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट कॉरेस्पॉन्डेंस कर रही है इनकी मदर लैंग्वेज में, और ये लोग भी अपनी मदर लैंग्वेज में कॉरेस्पॉन्डेंस करेंगे। फॉर एग्जांपल स्टालिन साहब तमिल में लिख के मोदी जी को कुछ भेजेंगे, मोदी जी उसे हिंदी में पढ़ेंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे। मोदी जो रिप्लाई देंगे वो हिंदी और इंग्लिश में देंगे, लेकिन वो रिप्लाई स्टालिन साहब को तमिल में मिलेगा। तो इससे जो गैप है बीच में, कम्युनिकेशन बैरियर है, उसको हम लोग तोड़ पाएंगे। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट करंट अफेयर्स टॉपिक, और मैंने आपको प्रीवियस ईयर बता दिया कि 2 बार क्वेश्चन इंडियन लैंग्वेजेस के ऊपर आया है। सेकंड टॉपिक सेंसस के ऊपर। सेंसस के ऊपर आप बहुत सारी वीडियोस देखेंगे, लेकिन आपको जो एक ब्रॉड स्पेसिफिकेशन से पहले जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सेंसस के, वो जानने आपके लिए जरूरी है। जैसे ये न्यूज है, इसमें 2 कीवर्ड्स हैं, सेंसस और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। 2 कीवर्ड्स हैं, सेंसस और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। आपको बता दूं बिल्कुल शॉर्ट में कि इस बार का सेंसस इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि ये पहला डिजिटल सेंसस है। इंडिपेंडेंस के बाद पहला ऐसा सेंसस है जिसमें कास्ट इंक्लूड होगा, कास्ट सेंसस भी किया जाएगा। 2 फेजेस में हो रहा है, अक्टूबर 1 2026 और मार्च 1 2027। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो आपने रैंडम न्यूज उठा ली, ये तो न्यूज में भी है, इसकी बात तो न्यूज चैनल्स ने भी की है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जैसे मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि 2 कीवर्ड्स देखिए, सेंसस और पॉपुलेशन रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे सेंसस पे क्वेश्चन आ चुका है, डिलिमिटेशन कमीशन जो सेंसस के बाद बैठती है, रिसेंटली 2024 में आया हुआ है। उसी के साथ साथ डोमिसाइल, नेशनल रजिस्टर पे, सिटीजनशिप पे, डोमिसाइल पे 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं दोनों सिटीजनशिप, सेंसस और पॉपुलेशन रजिस्टर के साथ डील करने वाले क्वेश्चंस है, इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आपको ये बता दूं, जैसे मैंने कहा दो स्टेजेस में सेंसस किया जाएगा। मार्च 2027 तक सेंसस को जो है इंडियन गवर्नमेंट कंप्लीट करेगी। जैसा मैंने कहा, यह भारत का पहला डिजिटल सेंसस होगा और आजादी के बाद पहला ऐसा सेंसस होगा जो कास्ट सिस्टम भी जिसमें इंक्लूड होगा, कास्ट भी जिसमें इंक्लूड होगा। एक और चीज याद रखिएगा कि सेंसस से डील करता है सेंसस एक्ट 1948, और उसी के साथ आपको यह चीज याद रखना है कि हमारा जो नया लोकसभा की जो सीट्स हैं जो बढ़ेंगी, वो इसी सेंसस के बेसिस पे बढ़ेगी। लास्ट टाइम 2021 में सेंसस होना था, बट हमें होल्ड पे रखना पड़ा ड्यू टू कोविड। अब ये 2026 का सेंसस कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीड्रॉ करेगा हमारे लोकसभा के अगले चुनाव के लिए। एक और चीज आपको बता दूं, चीज ये बता दूं कि सेंसस करवाना यूनियन सब्जेक्ट है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए, यूनियन सब्जेक्ट नंबर 69 में है। सेंसस एक्ट 1948 यूज किया जाता है, और ये जो पूरी प्रोसेस है कि सेंसस कैसे किया जाएगा, कलेक्शन डेटा का कैसे किया जाएगा, इसके लिए सेंसस रूल 1990 बने हुए हैं। सेंसस कमिश्नर जो होता है वो पूरी इस प्रोसेस को जो सुपरवाइज करता है। डायरेक्टर ऑफ सेंसस ऑपरेशंस हर एक स्टेट में, यानी सेंटर में आपको मिलेंगे एक सेंसस कमिश्नर, और हर एक स्टेट में देयर इज ए डायरेक्टर ऑफ सेंसस ऑपरेशंस। ये हर स्टेट में होते हैं, जो पूरी स्टेट में सेंसस कैसे किया जा रहा है उस प्रोसेस को देखते हैं। याद रखिएगा, हर 10 साल में सेंसस करवाया जा रहा है सिंस 1881, और 2011 तक रेगुलरली कराया जा सकता है। लेकिन नेक्स्ट सेंसस 2021 में होना था, ड्यू टू कोविड डिले हो गया, अब 2026 में हो रहा है। एक और चीज याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि सेंसस को कंडक्ट करने वाली मिनिस्ट्री कौन सी है, तो इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ओके, तो ये फैक्ट्स है जो हमें याद रखने। क्लियर?
लेकिन जो बड़ी एक और जो सेकंड टॉपिक था, एक तो सेंसस का तो हमने जनरल इंफॉर्मेशन ले ली, एक्ट कौन सी है, मिनिस्ट्री कौन सी है, सेंट्रल सेंसस कमिश्नर कौन होता है, वो सब हमने देख लिया। लेकिन एक सब टॉपिक भी था इस न्यूज में, दैट वाज द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। याद रखिएगा, पॉपुलेशन मतलब जितने भी व्यक्ति इस देश में रह रहे हैं, इट इंक्लूड्स द फॉरेनर्स ऑल्सो। दूसरा एक और रजिस्टर होता है जिसे हम लोग कहते हैं एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। उसमें केवल उन लोगों को गिना जाता है जो भारत के नागरिक हैं। यानी अगर आप एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर माइनस एनआरसी करेंगे तो आपको वो लोग पता चल जाएंगे जो भारतीय सिटीजन नहीं है लेकिन भारत में रह रहे हैं। काफी सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे जब सीए बिल आया, एनआरसी की बात हुई, एनपीआर की बात हुई, काफी सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे। लेकिन ऑटोमेटिकली सी बात है, स्वाभाविक सी बात है, जब आप सेंसस करेंगे तो आप एक ऑटोमेटिकली एनपीआर आपका बन जाएगा सेंसस में। याद रखिएगा, एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन ऑफ रजिस्टर्स, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बनता है सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन इश्यूज ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स रूल 2003 के अंतर्गत। इसका सेक्शन 18 सिटीजनशिप एक्ट 1955 का भी डील करता है कि एक रजिस्टर होना चाहिए सरकार के पास जिसके ऊपर सरकार, इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है, जो लोग रह रहे हैं, उनका पूरा डेटा होना चाहिए। इसी के बाद दूसरी चीज मैंने आपसे कही, जैसे एनपीआर में तो पूरे के पूरे सिटीजन आपकी पॉपुलेशन आ गई, जितने भी लोग इंडिया में रह रहे हैं, चाहे वो फॉरेनर है या सिटीजन है। इसी के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है, अब देखिए एनपीआर तो आएगा ही, स्वाभाविक है, सीधे सीधे आएगा, क्योंकि अगर लोग, जैसी बॉडी सेंसस कंडक्ट कर रही है तो बंदे पता चल रहे हैं, एक एक आपके घर में कितने हैं, घर से पता चल रहा है मोहल्ले में कितने हैं, मोहल्ले से आप लोग बढ़ाते जाइए तो स्टेट के पूरी पॉपुलेशन हमें पता चल जाएगी। लेकिन अगर इसके साथ हम एनआरसी को मिला दें, जैसा मैंने कहा, हमें पता चल जाएगा कि कितने लोग माइग्रेंट्स हैं और कितने इलीगल माइग्रेंट्स, वो लिस्ट भी हमारे सामने हो जाएगी। एनआरसी इस सेंसस में कहीं भी जिक्र नहीं किया भारत सरकार ने क्यों एनआरसी करवा रहे हैं। हाँ, एनपीआर का जिक्र है, और कौन से एक्ट डील करते हैं वो मैंने आपसे बता दिया। ये देखिए, एनपीआर तो ऑटोमेटिकली अपडेट होगा, लेकिन एनआरसी गवर्नमेंट का डिसीजन है, वो कंडक्ट करें या ना करें। ओके, सो बड़ी डेंजरस चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ये दोनों फैक्ट्स क्लियर नहीं है कि एनपीआर में कौन आएगा, एनआरसी में कौन आएगा, तो एग्जाम में बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। उसी के साथ आपको बता दूं, 5 एंड 6 जुलाई अन अकेडमी आपके लिए लेकर आया अन अकेडमी यूपीएससी समिट, जहां आप ब्यूरोक्रेट्स से स्ट्रैटेजी जान सकते हैं, इंस्पिरेशन उनकी जान सकते हैं, उनकी बात सुन सकते हैं, उनका जर्नी देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने इतनी बड़ा जो मकसद है अपनी लाइफ को उसे पूरा किया। उसी के साथ साथ आप काफी सारे ऐसे लोगों से भी मिलेंगे जिन्हें आप सोशल मीडिया में देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका एक पहलू ही देखते हैं, बाकी पहले पहलू उनके साथ बिल्कुल एक कन्वर्सेशन कैंडिड कर सकते हैं आप अन अकेडमी समिट में। तो आप रजिस्टर कर सकते हैं फ्री में 5 और 6 जुलाई के लिए। ये सब वो गेस्ट है। थर्ड न्यूज जो हम पूरी करने वाले हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी हुई, कमल हसन ने तमिल और कन्नड़ लैंग्वेज के ऊपर एक कमेंट किया। उसके बाद कमल हसन की एक मूवी आने वाली थी, ठग लाइफ। कर्नाटका गवर्नमेंट ने ठग लाइफ को बैन कर दिया। अब ये चीज याद रखिएगा कि सरकार ने, राज्य सरकार ने मूवी को बैन किया है, जो कि हमारा सेंसर बोर्ड है उसने मूवी को क्लियरेंस की हुई है। देश के बाकी राज्यों में मूवी रिलीज हो रही है सिवाय कर्नाटका के, तो टोटल एक पॉलिटिकल इशू था। तो पीआईएल चली गई सुप्रीम कोर्ट में कि कर्नाटका गवर्नमेंट कमल हसन की मूवी ठग लाइफ को कैसे बैन कर सकती है। ये तो अगेंस्ट आर्टिकल 14, 19 सब क्लॉज 1, 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज जी एंड स्पेशली आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। यानी नट शॉर्ट में बोलूं तो ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पीएल पे डिसीजन दिया और यह कहा कि कर्नाटका गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है कि वो इस मूवी को कर्नाटका में रिलीज करवाए, और जो इस मूवी का बहिष्कार कर रहे हैं उनको खिलाफ एक्शन ले। तो कहीं ना कहीं कर्नाटका गवर्नमेंट ने यह भी कह दिया साफ साफ कि स्टेट गवर्नमेंट खुद से बिना किसी वजह के मूवी को बैन नहीं कर सकती, ओनली फॉर पॉलिटिकल रीजंस। ओके, तो यहां पे देखिए, जैसे मैंने कहा था, इस न्यूज के साथ जो आर्टिकल्स लिंक थे 14, 19 सब क्लॉज 1A, 19 सब क्लॉज 1G एंड 21,
इन पे यूपीएससी पहले क्वेश्चंस पूछ चुकी है। ओके, सो आर्टिकल 14 पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स के ऊपर और रिपीटेडली बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो मैंने कुछ उठाया। तो यानी आपको ये भी चीज समझ में आ गई कि एक आर्टिस्ट के लिए अगर सेंसर बोर्ड ने उसकी मूवी बिल्कुल क्लियर की हुई है, उसे स्टेट रोक नहीं सकती। सो दिस इज अगेंस्ट हिज फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन ली, एक्ट किया और फिल्म रिलीज हो गई। ये कॉन्सेप्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम बुक्स में पढ़ते हैं तो मूवीज की कहीं बात ही नहीं करते फंडामेंटल राइट्स में कि एक आर्टिस्ट अगर अपनी मूवी रिलीज करने पे उसको स्टेट रोके। दिस इज तो इसीलिए इस चीज को याद रखिएगा और इन आर्टिकल्स को याद कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में रिफ्लेक्ट हुए। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को आप कटेल नहीं कर सकते। कर्नाटका गवर्नमेंट से कहा अगर फिल्म को सर्टिफिकेशन मिली हुई है तो आप इस पिक्चर को रोक नहीं सकते, कोई लीगल बैन इस पे लगा नहीं सकते। कर्नाटका गवर्नमेंट ने भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये कहा कि हम मूवी को रिलीज करने देंगे कर्नाटका में। सो दिस इज द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ओके, द प्रोटेक्टर ऑफ राइट्स। अगली न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडेक्सेस के ऊपर तो आपने बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में देखे होंगे। इस बार का इंडेक्स कौन सा है? परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0। हुआ क्या? हुआ ये कि एजुकेशन मिनिस्ट्री ने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 2023-24 का जो इंडेक्स है डेटा रिलीज किया। चंडीगढ़ ने टॉप किया, मेघालय नीचे थी, बहुत ज्यादा वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स में थी। इवन बिहार भी वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स में थी इन टर्म्स ऑफ स्कूल एजुकेशन। सो दिस वाज द डेटा, आपको याद कर रखना है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स किससे डील करता है? स्कूल एजुकेशन से डील करता है। कौन रिलीज करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डील करता है। इसके ऊपर रिपीटेडली क्वेश्चंस आए हुए हैं, इंडेक्सेस के ऊपर आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस। एक और चीज भी हुई, जहां अभी तक हम लोग कहते थे कि तमिलनाडु में परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन सबसे ज्यादा है, अब तमिलनाडु नंबर 1 नहीं है। सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन अब लद्दाख की हो गई है। टोटल लद्दाख में अब 85% रिजर्वेशन हो गई है। अगर मैं ईडब्ल्यूएस को इसमें ऐड कर दूं, जो ईडब्ल्यूएस का 10% है, तो लद्दाख में टोटल रिजर्वेशन तकरीबन 95% पहुंच चुकी है। इसी के साथ साथ लद्दाख में डोमिसाइल रूल्स भी नोटिफाई हो चुके हैं। लद्दाख में जितनी भी जॉब्स है वो केवल लद्दाख के ही रेजिडेंट्स को मिलेगी। सो ये एक बड़ी न्यूज थी। आपको पता होगा लास्ट ईयर जिन पे फेमस मूवी बनी 3 इडियट्स, सोनम वांगचुक दिल्ली चलो पदयात्रा पे निकलते हैं। डिमांड थी सेफगार्ड करना लद्दाख के इंटरेस्ट को, उसमें ये रिजर्वेशन भी थी, उसमें ये डोमिसाइल की भी बात थी। इट हैज बीन ग्रांटेड। एंड अब आप बोलेंगे कि सर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट कहाँ है? दिस इज द क्वेश्चन, ओके, दिस इज द क्वेश्चन जहां पे डोमिसाइल का जिक्र था। एंड वी हैव आल्सो सीन द क्वेश्चंस ऑन द रिजर्वेशन। तो ये न्यूज इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि रिसेंटली 2021 में ही इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये चीज आपके लिए हो गई, दिस वी हैव क्लियर्ड। जैसा मैंने कहा टोटल रिजर्वेशन अब 85% है। यहाँ पे देख लीजिए लद्दाख में 10% ईडब्ल्यूएस की मिला दूं तो 95% हो गई। ये लीगल हर्डल भी क्रॉस कर रहा है, एक लीगल हर्डल भी आ रही है, क्योंकि हमने इंदिरा सानी केस, जब आप इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे इंदिरा सानी केस के बारे में, जिसमें आपको यह पता चलेगा उसमें कहा गया था कि 50% एक कोटा के ऊपर, रिजर्वेशन के ऊपर कैप लगी थी। यहां पर तो 95% जा चुका है। ओके, सो लेट्स सी हाउ द थिंग्स को अपडेट करता रहूंगा। लेकिन अभी आप क्या याद रखेंगे? लद्दाख 95% रिजर्वेशन, डोमिसाइल का इशू, एंड वो सब चीजें आप याद रखेंगे। ऑल्सो ये भी चीज याद रखिएगा, अभी तो न्यूज़पेपर में नहीं है, कि लद्दाख इज डिमांडेड 6 के। अब एक और टॉपिक, यूपीएससी जिसपे बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, जुडिशरी में से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आपको पता होगा कि आर्टिकल 129 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट इज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, एंड सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो पनिश कर सकता है अपने कंटेम्प्ट के लिए। ए विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ कोर्ट ऑर्डर, उसको हम लोग बोलते हैं कंटेम्प्ट। सो अब रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कहा कि अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाता है, लेजिस्लेचर कोई लॉ बनाता है, स्टेट लेजिस्लेचर,
जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अगर थोड़ा बहुत खिलाफ भी जाए तो इट वॉन्ट बी कंसिडर्ड एज कंटेम्प्ट। ये सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक पीआईएल दाखिल हुई थी उसमें कहा है। तो अगर आपके पास स्टेटमेंट्स आती है बहुत सारी, उसमें लिखा होगा कि ए लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर जा सकता है, काउंट कर सकता है एज ए कंटेम्प्ट, तो वो रॉन्ग है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपनी जजमेंट में कहा। पूरा इशू क्या था, 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि छत्तीसगढ़ का एक डिसबैंड एक ग्रुप था, उन्हें आप एसपीओ में दाखिल नहीं कर सकते, स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स एज ए एसपीओ आप उन्हें अपॉइंट नहीं कर सकते। लेकिन सितंबर 2021 के इस ऑर्डर को बाद में ओवरटर्न किया छत्तीसगढ़ ने ही, और उन लोगों के लिए एक अलग से एक आर्म्ड पुलिस फोर्स बनाई। तो जिन लोगों को कहा गया था कि आप इनको एज ए एसपीओ, जो डिसबैंड ग्रुप था जिन्हें कहा गया था कि आप इनको एसपीओ अपॉइंट नहीं कर सकते, एसपीओ नहीं उन्हें बनाया है। लेकिन छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक नया पुलिस विभाग, जिसे ऑक्सिलरी आर्म्ड पुलिस फोर्स कहते हैं छत्तीसगढ़ की, उसमें उन लोगों को भर्ती कर दिया। तो कुछ लोग, जिसमें रामचंद्र गुहा, नंदिनी सुंदर, ई एस शर्मा थे, इन लोगों ने पीएल किया कि ये तो कंटेम्प्ट है। तो पार्लियामेंट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लेजिस्लेचर के पास एक राइट है कि वो कानून बना सकता है। जुडिशियल का काम ये है, ये देखना कि वो लॉ कहीं सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि जो लॉ पार्लियामेंट बना रहा है कहीं कॉन्स्टिट्यूशन की किसी वैल्यूज के खिलाफ तो नहीं जा रहा। बस यही देखना काम है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर। लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना, वो कानून बनाएगा। सुप्रीम कोर्ट का काम है, जुडिशियल का काम है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को अपहोल्ड करना, वो वही करेगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इसलिए ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट न्यूज आती है हमारे पास, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट एक पैनल बनाती है। क्यों पैनल बनाती है? कि कोचिंग सेंटर्स के ऊपर जो डिपेंडेंसी है, वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स लाइक आईआईटी, जेई, नीट, अगर आप देखेंगे तो इनकी जो इन एग्जाम्स को क्लियर करने वाले हैं, उन बच्चों की डिपेंडेंसी जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के ऊपर बहुत ज्यादा है। वो जो ट्रेडिशनल स्कूलिंग है उससे वो कहीं ना कहीं दूर जा रहे हैं। तो स्कूल की वैल्यू बनी रहे, इंपॉर्टेंट वैल्यू बनी रहे, इसीलिए एक 9 मेंबर कमेटी बनाई है हायर एजुकेशन सेक्रेटरी विनीत जोशी जी के अंडर, जिन्हें कहा गया है कि आप रिव्यू करें एंट्रेंस एग्जाम्स को, और कैसे हम जो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, इनके बीच में जो कनेक्शन है उसे तोड़ सकते हैं। यानी बच्चे जो अक्सर हमने देखा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो वो डमी स्कूल्स में एडमिशन ले लेते हैं। वो डमी स्कूल से पढ़ते पढ़ते एग्जाम की तैयारी करते रहते हैं, जबकि जो ट्रेडिशनल स्कूल है वहां वो जाते ही नहीं। तो इसके लिए पैनल बना है। नाम आपको क्या याद रखना है, 9 मेंबर कमेटी है, हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी विनीत जोशी जी इसको लीड कर रहे हैं, और डमी स्कूल्स के लिए बेसिकली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बीच का जो रिश्ता है उसमें कहीं ना कहीं खटास डालने की कोशिश है। अगली न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जुडिशरी से ये कि मेक्सिको अब दुनिया की एक ऐसा पहली कंट्री बनने वाली है जहां पर जजेस भी इलेक्ट होंगे। जी हाँ, अभी तक आपने सुना होगा कि हम अपने लेजिस्लेचर्स को इलेक्ट कर रहे हैं, हमने प्रेसिडेंट को इलेक्ट होते हुए देखा है, वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन अब जजेस भी इलेक्ट होंगे। हमने तो ये सुना था कि जजेस अपॉइंट होते हैं, पर मेक्सिको में अब सारे के सारे जजेस इलेक्ट होंगे। 2 राउंड्स में इलेक्शन किए जाएंगे, फेडरल पोस्ट हो, वहां के सुप्रीम कोर्ट की पोस्ट हो, सारे के सारे जो जजेस है वो अब इलेक्टेड होंगे। याद रखिएगा, मेक्सिको में सिंगल पार्टी रूल है, तो सिंगल पार्टी का कहीं ना कहीं ऐसा कहना है कि जो जुडिशरी है वो और ज्यादा अकाउंटेबल बनेगी। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, स्पेशली इंडियन परस्पेक्ट, जहां हम लोग कहते हैं कि जो सेपरेशन है ऑफ पावर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तब उसे भी देखना पड़ेगा। अभी तक इंडियंस लेजिस्लेचर इलेक्ट करते थे, कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव भी हमसे ही इलेक्ट होता था, इनडायरेक्टली सही, लेकिन अब जुडिशरी, देखते हैं हाउ इट गोस। बट याद रखेंगे मेक्सिको, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं इस पे। उसके बाद रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर के जो पावर्स हैं बिल्स के ऊपर, उसके ऊपर एक जजमेंट दी हुई थी। उस जजमेंट का अब काफी सारी और स्टेट्स जो नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं
वहां पर कई और आवाजें उठी कि गवर्नर की कुछ और भी पावर से जो मिसयूज करता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये जजमेंट जो थी तो पुरानी, लेकिन ये वापस ही न्यूज में आ गई है। इसी जजमेंट में आपको बता दूं आर्टिकल 200 से स्टार्ट होती है। जो ये मेन कंसर्न है, जो पूरे का पूरा जो इशू है कि गवर्नर की किस पावर्स की बात चीफ मिनिस्टर साहब कर रहे हैं, कि ये पावर्स पे भाई साहब कोई लगाम होनी चाहिए, वो आर्टिकल 200 में दिया हुआ है। गवर्नर के ऊपर तो यूपीएससी बहुत बार क्वेश्चंस पूछ चुका है, कहने की जरूरत नहीं है कितना इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 200 ये कहता है कि जब भी गवर्नर के पास बिल आती है, स्टेट लेजिस्लेचर पास करके भेजता है, तो गवर्नर साहब के पास 4 ऑप्शंस है। पहला, हाँ कर दें, विदहोल्ड कर दें अपनी असेंट, हाउस को वापस भेजे रिकंसिडरेशन के लिए, या फिर बिल को रिजर्व कर दें प्रेसिडेंट के लिए। ये 4 चीजें गवर्नर साहब कर सकते हैं। जो मेन इशू था वो था जो वो विदहोल्ड कर रहे थे अपनी एसेंट। जब गवर्नर साहब अपनी एसेंट विदहोल्ड कर रहे थे, अब सोचिए कि राज्य लेजिस्लेचर ने बिल को पास करके भेजा है, लेकिन अगर आप विदहोल्ड करता है गवर्नर साहब, अपनी एसेंट देता नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये पीपल के मैंडेट की डिसरिस्पेक्ट है। पहले भी 2 केसेस ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट में गए हुए थे, रेबी एंड फ्लेक्स, आप वर्सेस पंजाब, गवर्नर साहब के ऊपर 2 केसेस और इसके ऊपर, इसी विदहोल्ड के ऊपर जा चुके हैं। जो जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट की, उसमें उन्होंने क्या कहा कि गवर्नर साहब, 4 ऑप्शन गवर्नर साहब के पास अभी भी हैं, लेकिन अब टाइम लिमिट दे दी है। अगर गवर्नर साहब को रिजर्व करनी है बिल, तो 3 महीने के अंदर अंदर करनी है। 3 महीने से ज्यादा जाएगी, बिल को पास माना जाएगा। अगर विदहोल्ड करनी है सेंट को, रिकंसिडर करना है, बिल को वापस भेजना है हाउस के रिकंसिडरेशन के लिए, ये भी 3 महीने के अंदर अंदर करना है। अगर बिल वापस से उनके पास आ गई, लेजिस्लेचर ने पास करके भेज दी रिकंसिडरेशन के बाद, तो 1 महीने के अंदर अंदर उसे हाँ करना। इसी के साथ साथ 10 ऐसी बिल्स थी जिसपे तमिलनाडु के गवर्नर ने अपनी एसेंट को विदहोल्ड किया था। उन सब की सब बिल्स को सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि दिस बिल्स शुड बी डीम्ड एज पास्ड। तो बहुत बड़ी जजमेंट थी। तो ये वो 8 मेन न्यूज थी जो जुलाई महीने से मैंने पिक की पीवाईक्यूज के साथ आपके लिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए, स्ट्रेटजी के लिए बने रहे हमारे साथ। लेट्स क्रैक इट गाइस।